हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आओ यार, हम फिर से आ गए हैं क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का थर्ड लेक्चर लेकर के। देखो यार, अगर आपने अभी तक लेक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, फिर यहाँ आइए, ओके। क्योंकि सीक्वेंस में ही सारी चीज़ें सही रहती हैं। फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझाया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके इक्वेशंस क्या होते हैं, उनकी इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है एंड केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स एंड केमिकल इक्वेशंस आपको क्या क्या बता सकती हैं एक केमिकल रिएक्शन के बारे में, ये सब कुछ हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं तो चलो यार, हम आपको एक हल्का सा रिकैप देते हैं लेक्चर 2 का, ओके। तो लेक्चर 2 में हमने क्या देखा था? लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था, सॉरी, तो लेक्चर 2 में हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस कई टाइप्स के होते हैं, ओके। जिसमें से एक हमने देखा था कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। कंपोजिशन रिएक्शन जो होती है कुल मिलाकर के हमें बताती है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। इसके नाम से ही ये बता रहा है कि ये किस टाइप की अभिक्रिया है, ओके। ये एडिशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो कंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 और मोर कंपाउंड्स जो होते हैं वो मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, ओके। 2 और मोर कंपाउंड्स फॉर 1 कंपाउंड, ओके। ये होती है आपकी कंपोजिशन रिएक्शन। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में आप इसका देख सकते हैं CaO प्लस CO2। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये CaCO3 बनाता है। ये हमारी एक कंपोजिशन रिएक्शन है, ओके। सेकेंड में हमने देखी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, ठीक जो हमारी कंपोजिशन रिएक्शन थी उसका ठीक उल्टा यानी कि रिवर्स होता है, ओके। रिवर्स ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन। रिवर्स ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन। अब इससे आप पता लगा सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स, ओके। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें कंपाउंड जो होते हैं वो टूट कर जो सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं वो बनाते हैं। अब इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जो एग्जांपल हमने ऊपर देखा था, अगर हम उसी की रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं तो रिवर्स देखिए, कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं जो कि एक साइड से भी हो सकती हैं और अपोजिट साइड से भी हो सकती हैं। तो उन्हीं में से रिएक्शन होती है ये CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 बनाता है, जो कि हमारी यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपाउंड 2 कंपाउंड्स में टूट रहा है, ओके। फिर हमने थर्ड वाली क्या देखी थी, बताइए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? कंपाउंड्स डिस्प्लेस ईच अदर। कंपाउंड्स डिस्प्लेस ईच अदर। कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस ईच अदर। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि आयरन को जब हम CuSO4 के एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या बनता है कि आयरन जो होता है वो कॉपर को उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, ओके। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या देखी थी? हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि 2 कंपाउंड्स डिस्प्लेस ईच अदर। डिस्प्लेस ईच
अदर, यानी कि इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट होते हैं। इसका हमने क्या एग्जांपल देखा था, Na2SO4 प्लस BaCl2 जो होते हैं वो इसमें से ये जो इसको ले लेता है, ये इसको ले लेता है। ओके, तो क्या बन जाता है हमारा NaCl प्लस BaSO4। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा है, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया है। एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, सो देखिए ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था, सिंपली ऑक्सीडेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जबकि रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती हैं। एक मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि जब हम CuO को H2 से रिएक्ट कराते हैं तो ये Cu प्लस H2O बना देता है। ओके, अब देखिए इसमें Cu जो होता है इसका रिडक्शन हो रहा होता है, एंड H2 जो होता है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा ये ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ओके, सो ये हमारा कल का जो है लेक्चर जो था उसका रिवीजन हो गया है। अब आइए आगे देखते हैं, तो न्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टुडेज चैप्टर फ्लो कि आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन एक और टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, टाइप्स of chemical reactions on the basis of heat। ओके, एक ये टॉपिक रहेगा हमारा, और दूसरा क्या है, केमिकल रिएक्शंस इन डेली लाइफ। ओके, सो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोडक्शन। ओके, तो हो सकता है कि ये टॉपिक आपके लिए नया हो, तो चलिए इसको हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे, आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो आइए देखते हैं। अब सबसे पहला हमारा क्या होता है, 2 टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि ये क्या होती है, कैसे होती है। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, reaction in which the heat is produced is called exothermic reaction। ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट का प्रोडक्शन होता है। ओके, यानी कि लाइक इसका अगर आपको एग्जांपल दे करके समझाएं तो इसमें क्या होगा कि इधर रिएक्टेंट होगा और वो रिएक्ट करके इधर आपको प्रोडक्ट दे रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के साथ ही आपको हीट मिलती है। ओके, अगर प्रोडक्ट की साइड पे हीट दी हुई है आपको तो इसका मतलब है कि ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हो गया है सिंपल सा कि हीट जो है वो प्रोड्यूस हुई है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप की क्या है रिएक्शन, क्या बताया था अभी आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, देखिए एंडो, यहाँ पर एंडो वर्ड जो है वो इनको जो है दिखा रहा है, ठीक है, इनको डिस्कस कर रहा है।
तो इसकी जब हम रिएक्शन लिखते हैं, सॉरी डेफिनेशन लिखते हैं, तो लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच द हीट is absorbed, the heat is absorbed, यानी कि a chemical reaction in which the heat is absorbed is called endothermic reaction, endothermic reaction, ओके यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। अब इसका भी आपको हम एक एज अ एग्जांपल दिखाते हैं कि इधर आपके रिएक्टेंट हैं, ओके एंड सॉरी हाँ, रिएक्टेंट जो होता है वो आपसे हीट लेता है, ओके रिएक्शन होने के लिए आपसे हीट ले रही है, तब वो आपको प्रोडक्ट देती है, ओके यानी कि अगर आपके रिएक्टेंट वाली साइड पे हीट लिखा हुआ है किसी भी रिएक्शन में, तो आपको समझ जाना है कि वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको एक और टाइप से इसको लिख सकते हैं कि इधर आपको रिएक्टेंट दिया होगा एंड इधर आपको इन्होंने प्रोडक्ट दिया होगा एंड इधर वो माइनस करके हीट लिख देंगे। अब माइनस में हीट होने का मतलब है कि इधर जब आप हीट को लाएंगे तो ये इधर प्लस हो जाएगी ना, तो इसलिए जो माइनस में प्रोडक्ट की साइड अगर माइनस में हीट दिया है तो वो भी आपका एंडोथर्मिक को ही शो करता है, ओके। सो ये थे आपके एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब आइए हम अपने सेकेंड टॉपिक पर चलते हैं। क्या है कि डेली यूजेज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके सो इसमें हमारी दो रिएक्शंस आपके सिलेबस में दी हुई हैं, हम वही दो पढ़ेंगे, जिसमें से एक है आपका कोरोजन, ओके कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। कोरोजन को हम हिंदी में क्षय बोलते हैं, ओके क्षय का मतलब होता है लॉस, यानी कि किसी भी चीज़ में, किसी भी मेटल में, एलिमेंट में कुछ लॉस हो जाना, ओके दैट मीन्स लॉस इन क्वालिटी ऑफ एनी एलिमेंट, ओके सो कोरोजन होता है लॉस इन क्वालिटी ऑफ एनी एलिमेंट, ओके जो कि क्या है, कोरोजन जो है इस टाइम हमारे लिए अ वेरी बिग प्रॉब्लम, a very big problem for industry, ओके अब देखिए आज का जो टाइम चल रहा है ये हमारा इंडस्ट्रियल पीरियड चल रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इस वर्ल्ड की डेवलपमेंट में। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसमें जो ज़्यादातर मशीनरी वगैरह होती है वो आपकी आयरन की बनी होती है या एल्यूमिनियम यूज़ हुआ होता है, उनमें ज़्यादातर मेटल्स एंड एलिमेंट्स के ही बने होते हैं, ओके तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी जो मशीनें होती हैं उसका अगर कोरोजन हो जाता है तो वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाती है, जिस वजह से क्या होता है कि हमें हमारे प्रोडक्ट में लॉस हो जाता है, जिससे हम घाटे में चले जाते हैं, ओके तो अब देखते हैं हमारे बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए आयरन जो है वो इंडस्ट्री के हिसाब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मेटल है, ओके तो आयरन जो होता है उसे हम Fe से डिनोट करते हैं, ओके तो अब देखिए रस्टिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जंग, ओके जंग लगना, रस्टिंग को हम जंग बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं, ओके आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं। अब जंग लगती क्यों है, ये भी तो एक रीज़न है ना, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे, ये तो चलो हमने जान लिया कि जो है आयरन जो है उसकी रस्टिंग हो जाती है जिससे वो क्षय हो जाता है और सही से काम नहीं कर पाता है, बट ये रस्टिंग होती क्यों है। अब इसका रीज़न क्या है, इनकम्प्लीट oxidation of element in the presence of
एयर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ओके, यानी कि आपका अगर वो लोहा, मान लीजिए हम आयरन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर आपका आयरन एयर के प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खुला रखा हुआ है, या ह्यूमिडिटी है यानी कि किसी नमी वाले क्षेत्र में रखा हुआ है, नमी है वहाँ पर, और कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो है या हाई है, ओके, तो ऐसे जो जगह होती हैं वहाँ पर आयरन जो होता है उसके ऊपर से एक ये किसी अलग ही डिज़ाइन में बन गया, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, रेडिश ब्राउन लेयर, जिसको हम जंग बोलते हैं। ओके, ये तो आपके आयरन में हो गई। ओके, जब हम बात करते हैं सिल्वर यानी कि चांदी पर आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, ब्लैक लेयर, वो भी आपकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की ही वजह से होती है, वो भी कोरोजन ही होता है। ओके, आपने कॉपर देखा होगा, तांबे के बर्तन होते हैं ना, उन पर किस कलर की जंग लगती है, ग्रीनिश कलर की, ग्रीनिश लेयर चढ़ जाती है, ग्रीनिश लेयर, तो ये भी जो है आपका कोरोजन की ही वजह से होता है। तो अब देखिए, जंग जो होता है, जंग का एक फार्मूला होता है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। जंग जो होता है, जंग का फार्मूला होता है Fe2O3, ओके, Fe2O3.XH2O। अब आपको सिर्फ इतना ही फार्मूला याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाना आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे, बहुत ही अच्छे से पूरी डिटेल में आप पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए, अब आपके इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी जो होता है ये भी आपका कुछ नहीं होता है, रेंसिडिटी भी आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी भी आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन of fats and oils present in food substances। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको कि रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी जो होता है वो आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जो कि हमारे फूड सब्सटेंसेस में जो फैट्स एंड ऑयल्स पाए जाते हैं उनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से जो भी गैसेस वगैरह निकलते हैं या फिर ह्यूमिडिटी पैदा हो जाती है, तो उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इससे क्या होता है, अब रेंसिडिटी से नुकसान क्या होते हैं ये भी तो पढ़ना ज़रूरी है। रेंसिडिटी से क्या होता है, फूड स्टार्ट्स टू स्मेल। आपने देखा होगा ना कि जब हम खाने को बहुत टाइम तक रख देते हैं या एक पूरा 24 आवर्स तक खाना रखा रहता है, उसके बाद जब हम देखते हैं तो उसमें से कुछ स्मेल आने लगती है और हम बोलते हैं कि खाना बासी हो गया है, अब ये खाने लायक नहीं बचा है। ओके, सो इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, यानी कि फूड जो होता है वो आपका स्मेल करने लगता है। ओके, तो इसका बचाव क्या होता है, इसका बचाव क्या होता है? बचाव आपने देखा होगा कि जो आप चिप्स वगैरह ख़रीदते हैं, चिप्स जो आप ख़रीदते हैं तो उसका जो पैक होता है, चिप्स का पैक जो होता है इज़ फिल्ड विद गैस। आपने देखा होगा ना कि चिप्स जो होता है, चिप्स का पैक बिल्कुल फूला हुआ होता है, बट जब आप उसको फाड़ते हो तो उसमें सारी गैस ही होती है, गैस सारी निकल जाती है एंड थोड़े से चिप्स बचते हैं। तो गुस्सा तो उसमें आती है, लेकिन वो भी एक हमारे उस चिप्स को सही सलामत बनाए रखने के लिए ही एक साइंस लगाया गया है उसमें, क्योंकि जब उसमें गैस भरी हुई होती है तो उसमें ह्यूमिडिटी इंटर नहीं कर पाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे चिप्स के पैक्स होते हैं जो कि कहीं से फटे रह जाते हैं, फिर अगर आप वो ख़रीद लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसके जो चिप्स होते हैं उनमें वो क्रंचीपन नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी चली जाती है। ओके, एंड उसका जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं उनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो चिप्स होते हैं वो रेंसिडिटी के शिकार हो जाते हैं और वो खाने में उतना हमें टेस्ट नहीं देते हैं। ओके, सो ये थी हमारी रेंसिडिटी।
तो देखिए, हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा, लाइक केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस होना भी तो केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, एक हमने उनके एटम्स की रीअरेंजमेंट के हिसाब से देखा, और दूसरा हमने उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके बेसिस पर देखा उसके टाइप्स को, ठीक है। एंड देखिए, डेली लाइफ जो होती है उसमें हमारी डेली की ही लाइफ जो है वो लगभग देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक हम केमिकल रिएक्शंस के ही बीच में रहते हैं। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी भी जो होती है वो केमिकल रिएक्शंस के ही थ्रू चलती है। हमारी बॉडी में देखिए, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो फूड का डाइजेशन हो रहा है, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस. Chemical reactions are happening everywhere, like in our air, in our house, in our food, in our body, everywhere. ओके, सो जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की डेली यूज़ में, तो आप लाखों में एग्जांपल्स पाएंगे, ओके, डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बट आपके सिलेबस में जो थी वो 2 ही थी, एक कोरोजन था एंड आपका एक रेंसिडिटी था। ये आपके 2 इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। सो ये जो थी, ये केमिकल रिएक्शंस की सिर्फ एक बेसिक नॉलेज थी जो कि आपके सिलेबस में थी। यहाँ से आपकी केमिस्ट्री की मान लीजिए शुरुआत होती है, ओके। और आगे जो है आपको केमिस्ट्री एक बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि हर किसी को हमारी डेली लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्या लॉजिक है इनके पीछे, ये जानने का सबको बहुत ही ज़्यादा चस्का रहता है। तो केमिस्ट्री जो है, हमारी साइंस में आने वाली एक ब्रांच केमिस्ट्री जो है वो हमें इसी चीज़ के बारे में नॉलेज देती है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए, अब हमारा यहाँ पर चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक इसी चैप्टर का फुल रिवीजन करा दूँगी, फुल रिवीजन, एंड देन हम इस चैप्टर में NCERT में जो भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, एक लेक्चर हमारा उन क्वेश्चंस का होगा, ओके। सो प्लीज़ आप इस लेक्चर को पूरा देखें, इसको शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमारी फैमिली से जुड़े रहें, एंड हाँ, रिवीजन प्रॉपरली करें, ओके। सो लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी, thank you very much for watching this lecture.